देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। ये कहते हुए उसने जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम नहीं जो इससे ठीक से हो जाए। बेटा बोला, आप ज्यादा बातें ना करें, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे, नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शायद शादी होने के बाद भी वक्त वे वक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी के भागे फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद बे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी, यह समस्या मामूली थी। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनको कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास होकर वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। ये बिना आवाज दिए आ गया और किसी को परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो, और आप हैं उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ मानती हूँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं? वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी, सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि? बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई?
मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूं दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीचे की, अपने हाथ में माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वो नालायक खड़ा खड़ा ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी जान जाते। ये सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक भी काम ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।